वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं कुणाल प्रताप सिंह। लास्ट टाइम में हमने तुगलक वंश देखा था। तुगलक वंश में नसरुद्दीन मशहूद शाह ने खिजिर खां को पंजाब का सूबेदार बना दिया था और खिजिर खां ने बाद में तुगलक वंश ही समाप्त कर दिया था नसरुद्दीन मशहूद शाह को हराकर। उसके बाद में खिजिर खां ने अपना सैयद वंश चालू कर लिया। वंशों की ट्रिक हमने देखी ली थी, कई वीडियो में देखते आ रहे हैं। गुलाब खिले तो सांस लो माँ, दिल्ली सल्तनत की ये ट्रिक है। पूरी ट्रिक हमने पीछे एक लेक्चर में देखी चुकी है जिसमें सारे वंश थे और ट्रिक थे, तो उसको देख लेना। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और मुगल वंश। तो इस वीडियो में हम सैयद वंश और लोधी वंश को एक साथ देखेंगे। तो सैयद वंश देख लेते हैं। सैयद वंश में जो राजा हैं खिजिर खां, मुबारक शाह, अलाउद्दीन, आलम शाह। एक राजा और है पर उसका इतना कोई खास वो नहीं है, इसलिए मैन राजा ही लिए जो एसएससी पूछता है। शाह से सैयद वंश, खिजाना से खिजिर खां, मुबारक से मुबारक शाह और अलाउद्दीन आलम शाह से। अच्छा, इसमें अलाउद्दीन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी था, तो वहाँ फिर दिमाग गया था कहीं सैयद वंश में अलाउद्दीन खिलजी होगा, तो इसलिए अलाउद्दीन को आप हटा सकते हो कि शायद खिजाना मुबारक होगा आलम के लिए, तो इस अलाउद्दीन को हटा सकते हो या अलाउद्दीन आलम ऐसे कर लो, क्योंकि खाली अलाउद्दीन करोगे तो वो अलाउद्दीन खिलजी पर दिमाग जाएगा। तो सैयद वंश में खिजिर खां, मुबारक शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। तो सैयद वंश की राजधानी दिल्ली होगी क्योंकि पूरा दिल्ली सल्तनत चल ही रहा है। खिजिर खां ने क्या किया था, ये संस्थापक तो था ही सैयद वंश का। उसके बाद में ये अपने आप को राजा नहीं बोलता था, ये बोलता था, दरअसल राजा की उपाधि इसके लिए छोटी थी, ये बोलता था कि मैं पैगंबर साहब का, जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे उनका ही वंशज हूँ, मैं उन्हीं के वंश से हूँ। तो ये अपने आप को मोहम्मद पैगंबर साहब को वंशज बोलता था और खुद को तैमूर जो राजा था उसका सूबेदार बताता था कि मैं इससे पहले तैमूर जो राजा था उसका सूबेदार था। और तैमूर कौन था, अफगान वंश का, तो जाहिर सी बात है ये भी अफगान मूल का होगा। तो खुद को तैमूर का सूबेदार बताता था जो कि अफगान मूल वंश के हैं, मतलब ये लोग अफगान से आए थे। इसके टाइम में इसका जो साम्राज्य था छोटे छोटे सूबों में बटा हुआ था। इसने काफी कोशिश की उनको एक करने की, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज, बस इसका यही है कि खुद को तैमूर का सूबेदार बताता था और मोहम्मद साहब का वंशज, अफगान मूल का था और संस्थापक था। पंजाब का सूबेदार था शुरू में और नसरुद्दीन मशहूद शाह को इसने हटा के सैयद वंश की स्थापना कर ली। उसके बाद में आता है मुबारक शाह। मुबारक शाह ने खुद को सुल्तान घोषित किया कि हाँ मैं सुल्तान हूँ, और उसने जितने भी छोटे छोटे राज्य पनप रहे थे उन सब पर बलपूर्वक अपना अधिकार किया और अपनी जो सीमा थी उसकी निर्धारण किया कि हाँ इसमें कोई एंट्री नहीं करे, ये मेरा है। तो अच्छे ढंग से इसने शासन किया था, खुद को सुल्तान घोषित किया। उसके बाद में सीमा सुरक्षित की, जो छोटे छोटे राज्य पनप रहे थे उन सबको सेंटर में ले आया और अपने अंडर में ले आया, इसलिए इसको योग्य सुल्तान बोलते हैं। क्वेश्चन यही आया था एक बार कि सैयद वंश का योग्य शासक कौन सा है, तो मुबारक शाह, क्योंकि इसने सभी छोटे छोटे राज्यों को एक कर लिया था, अपने अंडर में ले लिया था। उसके बाद में अलाउद्दीन आलम शाह था। अलाउद्दीन आलम शाह इसका असली बेटा नहीं था, ये दत्तक पुत्र था। दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ एक तरह से कि हाँ ये मेरा पुत्र है। तो अलाउद्दीन आलम शाह इसका सगा बेटा नहीं था, दत्तक पुत्र था। अंतिम शासक था और इसको बहलोल लोधी ने हरा दिया और फिर बाद में लोधी वंश की स्थापना कर ली। इस सैयद वंश के बाद में लोधी वंश ही आएगा और फिर मुगल वंश। तो बहलोल लोधी ने इसे हराकर लोधी वंश की स्थापना कर ली अलाउद्दीन आलम शाह के लिए। तो इस तरह से ये सैयद वंश पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं लोधी वंश के लिए, जो सैयद वंश के बाद में लोधी वंश। लोधी वंश के राजाओं की ट्रिक, 3 राजा हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। तो राजाओं का क्रम याद रखने के लिए इसकी ट्रिक है, लोधी ने बहला दिया सिकंदर को अब। तो लोधी से लोधी वंश, बहला से बहलोल लोधी, दिया सिकंदर को सिकंदर लोधी, और अब इब्राहिम लोधी, अब से इब्राहिम। लोधी वंश, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, अब से इब्राहिम। तो ये चला था 1400 से 1451 तक। इसकी भी राजधानी वही दिल्ली रही थी। जो पहला राजा था लोधी, बहलोल लोधी, तो ये संस्थापक था लोधी वंश का, और इसने भी अपना जो छोटे छोटे राज्य थे उनको पनपने नहीं दिया, इसने भी कठोर नीति अपनाई और उनको दमन रखा।
ये भी अफगान वंश का था सेम। इसके बाद में आया सिकंदर लोदी। ये योग्य शासक था, इसने काफ़ी कुछ निर्माण कार्य भी कराए थे, थोड़ा डेवलपमेंट पे भी काम किया था। और जो आगरा शहर था 1504 में, वो सिकंदर लोदी ने ही बनाया था। ये सिकंदर लोदी वो वाला नहीं है जिसको चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, जो मकदूनिया ग्रीस का शासक था, वो सिकंदर अलग था। ये सिकंदर लोदी है, लोदी वंश का। नाम बेशक मैच कर रहे हैं पर ये वो वाला नहीं है। इसने लंबाई को नापने के लिए, खेत वगैरह में जो लंबाई, जैसे अभी हम मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, बीघा में नापते हैं, तो इसने लंबाई को या दूरी मापने के लिए एक गज ए सिकंदरी मापक चलाया। खेत वगैरह नापने के लिए दूरी मापक कह सकते हैं, गज ए सिकंदरी दूरी मापक चलाया था लंबाई को नापने के लिए। उसके बाद में आया था इब्राहिम लोदी। ये अंतिम शासक रहा है। इस इब्राहिम लोदी के बाद में मुग़ल वंश चालू होता है, क्योंकि मुग़ल वंश से जो बाबर था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 1526 में, उसमें इसको मार दिया था इब्राहिम लोदी के लिए। तो बाबर ने हत्या कर दी और मुग़ल वंश की स्थापना कर दी। इब्राहिम लोदी ने कई युद्ध लड़े थे, उसमें जो मैन है वो देख लेते हैं। 1517 में खतौली का युद्ध लड़ा था राणा सांगा के साथ। 1517 में 2 लड़े थे, एक खतौली का, एक बाड़ी घाटी का, और दोनों सेम राणा सांगा के साथ ही लड़े थे इसने। राणा सांगा कहाँ के? मेवाड़ के, जो राजस्थान में है। तो राणा सांगा का ये मानते हैं कि लगभग 100 लड़ाई करी थी राणा सांगा ने, और काफ़ी घायल हो चुके हैं। वो घायल हो चुके थे अपनी इन 100 लड़ाइयों में। किसी लड़ाई में उन्होंने अपने कलाई से हाथ कट गया उनका, किसी लड़ाई में एक आँख उनकी चली गई, बाहर आ गई, किसी में उन लड़ाई में पैर को लकवा हो गया, खेलते खेलते कोई नस कट गई, उससे पूरा पैर ही लकवा ग्रस्त हो गया। तो इस तरह से लगभग 80 घाव राणा सांगा के 100 लड़ाइयों में आए हुए थे। तो जब इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा को देखा तो वो देखने में इतने भयानक थे। बेशक एक हाथ नहीं था, एक आँख नहीं थी, और इतने सारे घाव के बावजूद वो काफ़ी डरावने लगते थे राणा सांगा, काफ़ी लंबे चौड़े हष्ट पुष्ट। तो ये उनको शेर की तरह बोलता था कि ऐसा लगता था जैसे कोई शेर आ रहा है। फाइनली दोनों में इब्राहिम लोदी हारा था। दरअसल इन तीनों में ही हारा था इब्राहिम लोदी। पहला जो खतौली का युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी का जो बेटा था उसको अपने कब्जे में ले लिया था, पर यह भागने में सफल हुआ इब्राहिम लोदी। बाद में इसको काफ़ी हीन भावना महसूस हुई कि मेरा बेटा पकड़ लिया और इस तरह से मैं युद्ध हारा इतनी बुरी तरह से, जबकि मैं सेंटर गवर्नमेंट हूँ एक तरह से, क्योंकि सुल्तान टाइप के थे, दिल्ली पे राजा थे, और ये छोटे मोटे जो राजपूत वंश थे राजस्थान में, उनमें से एक मेवाड़ का ही था केवल। तो बहुत बेइज्जती वाली बात है। पर इन्होंने देर दिली अपने वो थोड़ा, ये लोग काफ़ी नरम दिल के थे, तो इन्होंने इसके बेटे को छोड़ दिया, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और राजी बाजी से छोड़ दिया। इसने उसी साल फिर दोबारा से और सेना इकट्ठी की और फिर से बाड़ी घाटी में एक दूसरा युद्ध लड़ा राणा सांगा के साथ। फिर से भी राणा सांगा की जीत हुई और ये हारा। राणा सांगा इसमें भी जीता, इसमें ये इब्राहिम लोदी हारा। फिर 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर के साथ, जो मुग़ल वंश का था, जिसने मुग़ल वंश की स्थापना की। उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया। तो इस तरह से फिर मुग़ल वंश की शुरुआत होती है। इसमें भी इब्राहिम लोदी हार गया। हालांकि राणा सांगा जो हारे थे, मरे थे, 100 लड़ाइयाँ लड़ी थी और 100 लड़ाइयों में से केवल एक लड़ाई ये हारे थे राणा सांगा, वो थी बाबर के साथ। रीज़न ये था कि इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद में थोड़ा सेना भी थोड़ा थक चुकी थी और ये खुद भी इतने अक्षम हो गए थे, इतने सारे घाव, एक हाथ ना होना, एक पैर को लकवा मार गया था और एक आँख चली गई थी, और 80 घाव में ये 3 घाव इतने मजबूत थे, और इसके अलावा भी और घाव बहुत तो गहरे गहरे जख्म थे जो क्लियरली दिखाई देते थे। ये नहीं कि गुम चोट हो इस तरह से, ऐसे नहीं, स्थायी घाव थे। तो ये भी काफ़ी राणा सांगा एक तरह से काफ़ी अक्षम हो गए थे लड़ने में, तो उस वजह से बाबर जीत पाया था राणा सांगा से। वरना बेशक इनकी एक छोटी फौज थी इसके सापेक्ष, पर ये फिर भी इन्होंने अच्छे अच्छों को धूल चटाई थी राणा सांगा ने, और लोग इनके सामने आने में डरते भी थे। इनका एक घोड़ा था राणा सांगा का चेतक, ये ध्यान रखना है, राणा सांगा का जो प्रिय घोड़ा था वो था चेतक। तो फाइनली बाबर 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो उसमें बाबर जीता था और यहाँ से फिर चालू हुआ था मुग़ल वंश। वैसे जो ट्रिक जो मैंने करवाई थी उसमें लो बहला दिया सिकंदर को, अब वही मन लगाओ। तो अब वही मन लगाओ मतलब बहमनी राज्य था पर वो छोटा छोटा था। हम जो बात कर रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने
कौन एक के बाद में एक आया था, और एसएससी वहीं से क्वेश्चन पूछता है। बाकी ये छोटे बहमनी राज्य का संस्थापक या उसकी राजधानी वगैरह इतने तक ही सीमित रहते हैं। तो इसलिए हमने अब लोधी वंश के बाद में बहमनी वंश ना करके सीधा मुगल वंश पढ़ेंगे, क्योंकि ये सेंटर की लड़ाइयाँ हैं, सेंटर में जो मेन राजा हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मुगल वंश देखते हैं। धन्यवाद।